Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss chemical equilibrium of metric level. ये चैप्टर 9 है क्लास 10th का और ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें एक क्वेश्चन आता होता है कि डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल और डिफरेंशिएट करें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन में। इक्विलिब्रियम का हमें वैसे भी पता है कि जब टू अपोजिंग प्रोसेसेस सेम रेट के साथ या सेम पावर के साथ हो रहे हों तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। डेली लाइफ में इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। सो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम तब होगा जब केमिकल इक्विलिब्रियम उस वक्त होता है जब रिवर्सिबल रिएक्शंस का रेट आपस में बराबर होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज व्हेन रेट ऑफ both forward and reverse reaction are equal। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट जब इक्वल होते हैं। अब इसमें यहाँ पे बात हो रही है रेट की, तो हम देखेंगे रेट क्या चीज़ है और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। सो देखें जरा रेट्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम को कहते हैं। सो अब ये कह सकते हैं कि रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हम इसको अगर स्मॉल चेंज के लिए लिखें तो हम लिख सकते हैं डी टी डिवाइडेड बाय डी सी डिवाइडेड बाय dt। जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया है इसमें अगर आप देखें तो ये लार्ज चेंज है डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो इसको हम रेट कहते हैं। रेट के जो यूनिट्स होते हैं जो नॉर्मली पूछे भी जा सकते हैं, कंसंट्रेशन का जो यूनिट है कंसंट्रेशन, अब जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो रेट का यूनिट क्या होगा? रेट का यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि कंसंट्रेशन का यूनिट हो जाता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम का यूनिट हो जाता है पर सेकेंड। सो ये किसी एमसीक्यू में भी आ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट्स। तो रेट का ये यूनिट है। अब डिस्कस करते हैं कि रिएक्शंस कितनी टाइप्स के होते हैं। डायरेक्शन के लिहाज से ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो पहली टाइप की रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो दो डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। रिएक्शंस which proceed in forward as well as in reverse direction जो दो डायरेक्शन में प्रोसीड करें ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास A प्लस बी कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट क्या होंगे C प्लस डी। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने इनको रिवर्सिबल एरो से शो किया है। रिवर्सिबल एरो से मुराद हाफ हेडेड एरो। ये जो A प्लस बी फॉरवर्ड में जाता है तो हम कुछ यूं इस तरह का एरो लिखते हैं और जब ये रिवर्स में आता है तो हम बैकवर्ड हाफ एरो लिखते हैं। इसके मुकाबले में जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते हैं। ओनली प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, यानी सिर्फ यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस होते हैं जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। सो इनकी कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, पहले रिवर्सिबल की और इरिवर्सिबल की और उसके बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं। सो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनमें जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है सेंसेस ऑफ
अमोनिया, सेंसेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की सेंसेस जिस प्रोसेस के जरिए की जाती है डेट इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस, बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर साइंटिस्ट का नाम है, पूरे प्रोसेस का नाम है हैबर बोश प्रोसेस। बोश वो इंजीनियर था जिसने प्लांट डिज़ाइन किया था, और हैबर वाज अ केमिस्ट जिसने प्रोसेस को इन्वेंट किया था। तो इसमें क्या होता है कि दो गैशियस रिएक्शन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करवाए जाते हैं स्पेशल कंडीशन में, और उसमें अमोनिया सिंथेसाइज होता है। सो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब है जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, और ये 50% कंप्लीशन को जाते हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि 50% कंप्लीशन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन की। सो कंप्लीट ये नहीं होते। उसके बाद एक और एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल सेंसेस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड ड्यूरिंग कंटैक्ट प्रोसेस, सेंसेस ऑफ SO3। अब ये जो प्रोसेस होता है दिस प्रोसेस इज कंटैक्ट प्रोसेस। कंटैक्ट प्रोसेस एक टावर होता है जिसको हम कंटैक्ट टावर कहते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस SO3। अब इसको भी अगर आप देखें तो ये भी एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। सो ये एक और रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, जिसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड थर्मली डिकम्पोज होके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 लिक्विड होता है। इसको अगर हम हीट करें तो ये रिवर्सिबली टूटता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन गैस में। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके साथ साथ अगर मैं कोई प्रोसेस लिखूं तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कंटेनर और उस कंटेनर में वाटर हो, फॉर एग्जांपल वाटर इज अ लिक्विड, तो आपको पता है कि वाटर हीट होके और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये वेपर फॉर्म में जाता है। सो वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना एवापोरेशन कहलाता है, या ट्रूली वी से दैट वेपोराइजेशन। और ये जो वाटर है अगर ये कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड में आए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इसमें ये होता है कि अगर हम कोई क्लोज कंटेनर लें, क्लोज कंटेनर से मुराद ये है कि अगर कंटेनर के ऊपर ढक्कन लगा हो और इसमें अगर हम वाटर या कोई लिक्विड ले लें तो लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड के अंदर से ही वो वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। जब वेपर्स में चेंज हो जाएंगे तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन। कुछ टाइम के बाद ये मॉलिक्यूल एनर्जी लूज करेंगे और वापस कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब एवापोरेशन और कंडेंसेशन दो अपोजिंग प्रोसेस हैं। स्टार्ट के अंदर एवापोरेशन ज्यादा होगी, उसके बाद कंडेंसेशन ज्यादा होगी। एक वक्त ऐसा होगा कि दोनों प्रोसेस सेम रेट के साथ हो रहे होंगे। जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन when evaporation become equals to condensation, तो उस वक्त हम कहेंगे कि प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम उस वक्त होता है कि जब कोई प्रोसेस, जब दो प्रोसेस रेस्ट के अंदर हों और वो सेम फोर्स लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं,
लेकिन उसके साथ साथ मोशन भी इन्वॉल्व है, और जब मोशन भी इन्वॉल्व हो तो ऐसे प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो ये जो है ये प्रोसेस की एग्जांपल है। सो वी सेड दैट कि जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होगा, और इसमें हम किसी प्रोसेस को भी कंसीडर कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर एक दो हम एग्जांपल्स देख लें इरिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिएक्शन हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी रिएक्ट हाइड्रोजन विद क्लोरीन, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, तो अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इस इरिवर्सिबल रिएक्शन में HCl खुद से टूट के वापस हाइड्रोजन और क्लोरीन में नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ HCl है वो ज्यादा है हाइड्रोजन और क्लोरीन के मुकाबले में। इस वजह से ये रिएक्शन 100% कंप्लीशन को जाता है और 50% कंप्लीशन को नहीं जाता। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी ऑक्सीडाइज सल्फर, या सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, तो ये ऑक्सीडाइज होके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अब ये एग्जांपल भी इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। सिमिलरली अगर हम कोई आयनिक रिएक्शन करवाएं, सपोज सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं और सोडियम क्लोराइड बनाएं, तो ये एग्जांपल भी इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। सो इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं वो कंप्लीशन को जाते हैं, और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं दीज आर यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है जो एक डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन जिसमें कोई भी ए और बी अगर चेंज हो प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट हम सी और डी ले लें, सो वी कैन से ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, suppose consider a general reaction जिसमें A प्लस बी कोई रिएक्टेंट हो और C प्लस डी प्रोडक्ट हो। These A प्लस बी आर रिएक्टेंट while C प्लस डी इज प्रोडक्ट। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें दो चीजों के दरमियान, एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम टाइम को ले लें और वाई एक्सिस की तरफ अगर हम कंसंट्रेशन को ले लें और इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करें, तो क्या होगा। सपोज ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, तो स्टार्ट के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, हाई होगी, और सी प्लस डी प्रोडक्ट है तो इनकी कंसंट्रेशन लो होगी या जीरो होगी। अब होगा क्या, जैसे ही दोनों रिएक्टेंट को हम कंटेनर में रखेंगे तो ए प्लस बी की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा और सी प्लस बी बनना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा। अब इसको थोड़ा समझें। ए प्लस बी जब रिएक्ट करते हैं और सी प्लस डी बनते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फॉलिंग कर्व आ रहा है, और C प्लस डी जब बन जाते हैं तो वो वापस टूट के A प्लस बी में आना शुरू हो जाते हैं, तो हम उसको राइजिंग कर्व कहते हैं। सो हम इस कर्व का नाम रखेंगे जिसमें A प्लस बी C प्लस डी में जाते हैं फॉलिंग कर्व, और जिसमें C प्लस डी टूट के A प्लस बी में आते हैं उसको हम कहते हैं राइजिंग कर्व, उभरता हुआ ग्राफ और गिरता हुआ ग्राफ। अब आप देखें कि टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टार्ट के अंदर अगर आप देखें तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ जिसमें A प्लस बी सी प्लस डी में जा रहे हैं, और रिवर्स रिएक्शन कौन सा है जिसमें C प्लस डी टूट के A प्लस बी में आ रहे हैं।
स्टार्ट के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हाई होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट स्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। सो आप ये कह सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिक्रीजेस व्हाइल रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस। सो हम ये कह सकते हैं कि एट स्टार्ट, अब स्टार्ट के अंदर क्या होगा, स्टार्ट के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction is higher than reverse reaction। अब ये स्टार्ट की बात हो रही है। while after some time, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी लोअर देन रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन से रेट कम हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अब इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन ये है कि जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे तो प्रोडक्ट अपोज करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन को और रेट स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्टार्ट के अंदर जो कर्व होगा वो फॉलिंग कर्व स्टीपर होगा और उसके बाद जब ये प्रोडक्ट टूट के आना शुरू हो जाएंगे तो राइजिंग कर्व भी स्टीपर होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि कर्व स्टीपर क्यों होता है, स्टीपर कर्व उस वक्त होता है जब रेट फास्ट हो। सो स्टीपर कर्व की अगर रीजन पूछ लें तो स्टीपर कर्व उस वक्त बनता है जब रेट क्या हो, फास्ट हो। स्टीपर कर्व उस वक्त होता है व्हेन रेट इज हायर, जब रेट हायर हो तो कर्व उस वक्त क्या बनता है, स्टीपर। अब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आते हैं और ये कंडीशन आती है तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equals to reverse reaction, then reaction is at equilibrium। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब इक्विलिब्रियम के लिए मैंने अभी बात की है कि जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम इसलिए कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। एक्चुअली 2 थ्योरीज वर प्रपोज्ड अबाउट दिस कंडीशन कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट बराबर हो जाते हैं तो 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो रिएक्शन सीज हो जाता है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है। सो इट वाज डिसाइडेड दैट रिएक्शन इज एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इस ग्राफ को समझने के लिए अगर हम कोई टिपिकल एग्जांपल या स्पेसिफाइड एग्जांपल ले लें, सपोज अमोनिया की एग्जांपल ले लें, तो अमोनिया की एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। इसमें N2 3H2, if both these two react and ammonia is formed, तो हम इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अगेन दिस इज टाइम इज प्लॉटेड टुवर्ड x एक्सिस while concentration is plotted towards y axis। स्टार्ट के अंदर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब होगा ये कि अमोनिया जब बनेगा तो उससे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, और जब अमोनिया शुरू हो जाएगा बनना शुरू हो जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा होगा।
विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब देखें कि जब दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, दोनों कर्व पैरेलल हो जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। वही कंडीशन है कि स्टार्ट के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हाई होती है और NH3 की कंसंट्रेशन लो होती है। जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में कमी आना शुरू हो जाती है और अमोनिया की कंसंट्रेशन में इजाफा होना शुरू हो जाता है, और ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाए और ऐसा लगे कि रिएक्शन रुक गया है तो वो टाइम नोट करते हैं, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम।